नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा पिछला वीडियो जो था यूक्रेन ट्रम्प इसका ऊपर था, उससे थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पिछला वीडियो जो है मैं देखा है कि जियो पॉलिटिक्स के ऊपर किया था, लेकिन उसमें व्यूअरशिप इतना अच्छा नहीं आया है। लेकिन जब मैं कोई नेशनल इशू पे करता हूँ, कोई पॉलिटिकल इशू पे करता हूँ, केजरीवाल वालों का ऊपर करता हूँ, कुछ करता हूँ, उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली लोगों को जियो पॉलिटिक्स का ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का जियो पॉलिटिक्स इंडिया के इंटरनल मैटर में भी अफेक्ट करता है। लेकिन एक चीज़ है, कुछ व्यूअरशिप मेरा 2-3 बढ़े हैं पिछले वीडियो का कंपैरिजन में। और जो भीम आवाज़ जो होता है, मतलब कितना टाइम देखते हैं, मतलब कोई लगा दिया, 1 मिनट देख लिया, बंद कर लिया, बोर हो गया। लेकिन व्यूअरशिप का जो टाइम होता है, टाइम थोड़ा बढ़ा है। ये अच्छी बात है कि कुछ लोग वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करते हैं, नहीं तो व्यूअरशिप को इतना बढ़ता कैसा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा, ये अच्छी बात है, मेरा वीडियो को हमेशा देखते रहिए, सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड करते रहिए। इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, आप लोग का नॉलेज के लिए ही बना रहा हूँ। एक्चुअली इधर इज नो ऐसे कोई नैरेटिव वगैरह मैं वीडियो में सेट नहीं करता हूँ कभी भी। मैं सिर्फ एक एनालिसिस करता हूँ, जो क्या होता है यही बताता हूँ और अपनी कुछ कमेंट वगैरह देता हूँ। अभी आई थिंक 23 पिछली 23 तारीख को एक वेबिनार था, एटीट्यूड ऑफ प्रेजेंट अमेरिकन डिस्पेंशन टुवर्ड्स द ग्लोबल वर्ल्ड एंड इट्स इम्पैक्ट ओवर इंडिया। I was just watching it. I was invited to watch it actually. I was just watching it. It was a good webinar. Mr. Vivek Patnaik was a very senior, octogenarian, I think 80 years old, a very highly knowledgeable person. He was the chief speaker. It was moderated by Thinkers Club का वीडियो था। बड़ौदा दास जो उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने उसको कंडक्ट किया था, मॉडरेट किए थे। डॉक्टर मलय मिश्रा, he was also one of the guest speaker. He is a retired IFS officer and ambassador to few countries and also external minister में जो अमेरिकन डेस्क उसमें भी उन्होंने काम किया हुआ है। और एक प्रोमिनेंट स्पीकर थे डॉक्टर संतोष महापात्र, उड़ीसा में। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट। उनका कलम शायद ऑल इंग्लिश उड़िया न्यूज़पेपर में आता है। उनको भी बुलाया गया था, बिकॉज इकोनॉमिक्स में वो थॉरो है, PhD इन इकोनॉमिक्स एंड काफ़ी उनको नॉलेज है। अभी मैं उसको डिस्कशन करूँगा नहीं, लेकिन मैं जैसे आगे बढ़ूँगा तो उसमें काफ़ी चेंज जुड़ेंगे, तो समझ जाएंगे। ये कमेंट नहीं, वो अपने आप लिंक कर सकते हैं। पहले हम कंटिन्यू करते हैं। जो इलीगल इमिग्रेशन जो होता है, उनका वीडियो में वही डिस्कशन हुआ था, उनका जो वेबिनार में डिस्कशन हुआ था। इलीगल इमिग्रेशन जो है, अमेरिका 3 फ्लाइट में भेज दिया सबको, चेन में डाल के जो इलीगल इमिग्रेंट को भेज दिया इंडिया में। और मोदी जाके ट्रम्प से बात की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, वो इशू नहीं उठाए, ये चीज़। और कोलंबिया में जब अमेरिका अपनी C-17 ग्लोब मास्टर भेजा, तो कोलंबिया ने मना कर दिया, उनको एयर स्पेस मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, अपनी इमिग्रेंट को हम अपनी फ्लाइट भेज के लाएंगे, और अपने फ्लाइट भेज के ले आए। लेकिन ये इंडिया के लिए बहुत इंसल्ट बात है। दैट वाज वन ऑफ द मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन दैट वेबिनार। मैं बताता हूँ, अमेरिकन रूल, हालांकि इमिग्रेशन रूल बहुत सारे कंट्री में, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट रूल्स होता है। अमेरिका का रूल है जो है, उन्होंने 3 टाइप का इमिग्रेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं।
अभी जो आज अमेरिका गोल्ड वीजा सिस्टम जो है ना शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा लास्ट में आऊँगा अगर टाइम बचेगा तो। एक होता है जो टूरिस्ट वीजा में जाते हैं और वीसा एक्सपायर हो जाता है, वो वापस नहीं आता है, वहीं पर कोई काम धंधा करते हैं, कोई जान पहचान कोई रिलेटिव वगैरह उसका घर में रुक जाता है और चलता रहता है गाड़ी। दूसरी होता है जो है कि वर्क परमिट में जाते हैं, उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद भी अपना वर्क चालू रखते हैं, जो तनख्वाह वगैरह मिलता है काम चालू रखते हैं और वर्क परमिट को रिन्यू नहीं करते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट, अमेरिका गवर्नमेंट को, एक्सचेंजर को बहुत लॉस होता है। ये दो टाइप का जो इलीगल इमिग्रेंट है, ये अमेरिका में एक इट इज ए कॉल्ड इकोनॉमिक ऑफेंस, उसमें क्या तो लोग पकड़े जाते हैं। तो अमेरिकन सिस्टम जो है वो इंडियन एम्बेसी को, नॉट ओनली इंडियन, जो भी कंट्री का होता है उनका एम्बेसी को इन्फॉर्म करते भाई ये तुम्हारा ये लोग को रहता है, आइदर उनको रिन्यू करो नहीं तो अपना इतना पेनल्टी भरो और उनको लेके जाओ। तो उसमें गवर्नमेंट सस्ते इंडियन गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करता है, वो एम्बेसी उसका जो सब अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, वो उनको कैसे इवैक्यूएट करके अपना इंडिया में लेता है, उनका कंट्री में लेकर आते हैं, वो बंदोबस्त करता है। लेकिन जो थर्ड इमिग्रेंट है, जो हार्डकोर इलीगल इमिग्रेंट है, वो है डंकी रूट में जो जाते हैं। अमेरिका का डंकी रूट क्या है, इधर लैंड करो, इधर पनामा जंगल, कोलंबिया में लैंड करो, पनामा जंगल मेक्सिको के आओ, नहीं तो उधर कनाडा के थ्रू में मेक्सिको का वॉल जंप करके आओ, नहीं कनाडा के थ्रू में आओ। ये जो है इनका पास ना तो इंडिया गवर्नमेंट को पास कुछ रिकॉर्ड रहता है कि ये लोग गए हैं, कुछ पता नहीं कहाँ गए, वो इंडिया गवर्नमेंट का वो तो वोटर है, इधर से इधर होंगे, इधर क्या होंगे। और जब वो दूसरी कंट्री में जैसे कि यूएस में जाते हैं तो यूएस गवर्नमेंट का पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो ये लोग, उनको अमेरिकन लॉ का मुताबिक ये क्रिमिनल है। इसलिए जब यूएसए में इनको पकड़ के जंजीर में बांध के उनको डिपोर्ट किया है, इसमें अमेरिका का लॉ का मुताबिक है, इसमें इंडियन हम लोग कोई हवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं। इवन दैट वेबिनार में किसने बोले हैं कि मोदी ने तो यूक्रेन का टाइम में अपनी जहाज भेजे, दो मतलब मिनिस्टर को बैठा दिया, पोलैंड में, हंगेरी में बैठा दिया उनको रिसीव करने के लिए। लीबिया में हुआ, कुवैत में हुआ, पानी का जहाज में निकाल कर लिया है, वो इतना काम किया, लेकिन इनके लिए ऐसा क्यों हुआ है। तो ये डिफरेंस है। जो लोग को पहले सलमान का साथ लिया गया है, वो लोग प्रॉपर पेपर में गए थे, उनका पास, इंडिया का पास उनका डॉक्यूमेंटेशन था। लेकिन ये लोग जो है ये क्रिमिनल में इंडिया का लॉ को भी चीट किए और उधर अमेरिकन लॉ को भी चीट किए। तो इसके लिए कोई सिंपैथी होना नहीं चाहिए। अगर ये सिंपैथी, अगर ये नैरेटिव हम पकड़ लेंगे तो कल जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर भर के हुए हैं, वो भी डंकी रूट में आते हैं। डंकी रूट कहाँ पर है? 4000 किलोमीटर का बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर है। बीएसएफ कितना ये करेगा, फेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उधर बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड का झड़प हो रहा है। कुछ ना कुछ लोग घुस के आते हैं और बाद में यहाँ पर पता है इंडिया में जो सिस्टम है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, 2-3 हज़ार खर्चा करके मतलब वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ये कार्ड सब बन जाता है। और ये पर अराउंड 6 करोड़ आज पर एस्टिमेट, टेंटेटिव एस्टिमेट 6 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर भरे हुए हैं, इंडिया में भरे हुए हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट को ट्रम्प से सीखना चाहिए कि उनको पकड़ के कैसे लेके बे ऑफ बंगाल में के अंदर डाल देने का, पानी में डाल दो, वो अपना इंडियन नेवी के जहाज में लो, उनको लेकर फेंक दो, हेलीकॉप्टर में लेके उनको बांग्लादेश में सीमा में कहीं डाल दो, छोड़ दो जगह, चला वो समझे। तो ट्रम्प एक चीज़ जो इंडिया को यही सिखाया, लेकिन जो इंडिया का जो अपोजिशन वाले हैं वो तो मूर्ख है। ये अपोजिशन की वजह से ये जो रोहिंग्या आते हैं वोटर कार्ड ओनली वोट देने के लिए, ये लोग को इंडियन का सिटीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है। अभी आगे बढ़ते हैं। जो हमने लास्ट टाइम किया था यूक्रेन रशिया वार और ट्रम्प का एंट्री। ट्रम्प के एंट्री में मैंने लास्ट टाइम बोला था रियाद में मीटिंग हुआ था, उससे पहले म्यूनिच में भी मीटिंग हुआ था। म्यूनिच में मीटिंग में उनका अमेरिकन प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी थे, जयशंकर भी थे जो है। उसके बाद रियाद में जो मीटिंग हुआ सऊदी का मेडिटेशन में, उसमें
रशिया का उनका रिप्रेजेंटेटिव थे और अमेरिका का जैसे कि मार्क रूबियो जो उनका फॉरेन सेक्रेटरी है, ये सब थे। तो ये लोग थे। उसके बाद उनका जो अमेरिका का जो उनका फेडरल बैंक का जो सेक्रेटरी है, जिसको हम हमारा रैंक है रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है, उसका वो इक्विवेलेंट है। फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी दूसरा है। तो उन्होंने गए थे यूक्रेन में डिस्कस करने के लिए, भाई तुम्हारा जो रेयर अर्थ मिनरल है, हम लोग तुमको बहुत ही पैसा तुम्हारे ऊपर खर्चा किया है और रेयर अर्थ मिनरल का पर हम डील करते हैं। हमको तुम हमारा वार ये में 500 बिलियन डॉलर्स का एक तुम्हारा पर बनता है, तो हम लोग एक फंड क्रिएट करते हैं। रेयर अर्थ को हम दोनों जॉइंटली ये करते हैं और उसका 50-50% प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो हमारा धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगा। तो यूक्रेन बोला कि ठीक है फाइन, लेकिन हमारा सिक्योरिटी के बारे में सोचो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, सिक्योरिटी मैटर दूसरा है और ये मैटर दूसरा है, ये हम ट्रेड का मैटर में आएगा। तो यहाँ पर वो लटका हुआ है। उसके बाद और एक भी मीटिंग हुआ है अभी रशिया का, और ये में जो अमेरिका की कल ही तरफ से बयान है कि अभी मीटिंग और एक मीटिंग होगा। ये हालांकि यूरोपियन यूनियन उन्होंने बोला है कि नहीं, एनी पैक्ट बिटवीन रशिया एंड अमेरिका on the Ukraine, this is should be accepted only when the NATO and Ukraine participate। वो नेक्स्ट स्टेज में आएगा, लेकिन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज चल रहा है। लेकिन एक जो बाइडेन और पुतिन का एक 1-to-1 मीटिंग वो वाशिंगटन DC में वो प्लानिंग हो रहा है। नियर फ्यूचर में शायद 1-2 महीना और देखेंगे। तो उसमें जो टेंटेटिवली जो बात आ रहा है कि एक पीस कीपिंग फोर्स, हालांकि रशियन मैंने लास्ट टाइम बोला था, जो उन्होंने टेरिटोरी उनको अनेक्स किया है वो उसको वापस नहीं करेंगे। और ट्रम्प ने बोला कि ठीक है, रशिया का जो मेन डिमांड है कि यूक्रेन विल नॉट बी ए मेंबर ऑफ नाटो, उसने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो अभी नाटो का ये क्या ये रिएक्शन आएगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन नाटो का भी कुछ ज़्यादा करने से, क्योंकि नाटो का जो ज़्यादा पैसा जो फंड्स है वो यूएस कंट्रीब्यूट करता है। तो यूएस उनको धमकी देता है, ठीक है मैं पैसा नहीं दूंगा, तुम अपनी डिफेंस बजट बनाओ। हालांकि आज भी यूके में करमार उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारा डिफेंस बजट हम 2.9% ऑफ GDP को बढ़ाएंगे, जबकि इंडिया का डिफेंस बजट है 1.9% ऑफ GDP। मतलब वो लोग भी सोच रहे हैं अभी अमेरिका पर हम डिपेंडेंसी नहीं लेंगे। लेकिन अभी ट्रिकी सिचुएशन में देखते हैं, जर्मन का अभी रीजन चेंज हुआ है, तो जर्मन क्या सोचता है, कैसा होता है, ये देखने के आगे कैसा होता है देखने की बात है। मोदी जो ट्राई किए थे कि रशिया और यूक्रेन आपस में बात कर ले, किसी तीसरे बंदर को अंदर ना घुसने दे, और आपस में बात करके सब कर ले, और बाकी जो बंदर जो जैसे अमेरिका बाइडेन था और नाटो वाले थे वो तो बंदर ही थे ना, आपस में लड़ा के बांटने का कोशिश में, और बंदर को अंदर मत लगाने देना। और चाइना भी मोदी का ये को सपोर्ट किया था, उनका चाइना का स्टेटमेंट था ना, मोदी पर्सन जो जेलेंस्की भी सुनता है, पुतिन भी सुनता है, ये उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बाइडेन का थोड़ा जो टेल कहता है, लंगोट टेल इज वॉज ऑफ। बाइडेन था, पैसा दे रहा था, जेलेंस्की के पैसे से माला हो रहा था, और नाटो वाले बोले कोई नहीं हम तो है ना, तो जेलेंस्की इतना इंटरेस्टेड नहीं था, बोले ठीक है। तो मोदी थोड़ा पीछे हट गए। अब जैसे ट्रम्प अभी टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रम्प तो है वो अपनी ये को बुलडोजर करेगा। तो ये आगे देखते हैं क्या होता है, पता चल जाएगा, मतलब 2-3 महीने 4 महीने में पता चल जाएगा हाउ द थिंग्स विल अनफोल्ड। अभी कुछ कहना है, लेकिन एक चीज़ तो श्योर है कि ये जो वार रुक जाएगा। अगली में अभी गाजा साइड में नहीं होगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दूसरी बात है कि काफ़ी सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ वायरल हो रहा है। मतलब सोशल मीडिया क्या है कि बहुत लोग जो ये करते हैं, जो फॉरवर्ड को फॉलो करके फॉरवर्ड कर रीफॉरवर्ड करते हैं,
कि ट्रम्प के स्वेरिंग सेरेमनी में उससे पहले जयशंकर गए थे, बहुत कोशिश किए थे ट्रम्प एक इन्विटेशन भेजे मोदी के लिए, पुराना दोस्त मोदी के लिए, मोदी जाए, ऐसे एक फॉरवर्ड हुआ था एक्चुअली। तो लेकिन उसमें बाद में जयशंकर जब गए तो उन्होंने क्या काम करने गए थे, वो गए थे कि ट्रम्प जीतने के बाद जो उन्होंने लिस्ट बनाया था कि ही विल बी फॉरेन सेक्रेटरी, ही विल माई फाइनेंस सेक्रेटरी, ही विल माई एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी एंड ऑल, जो बनाए थे वो जाके इन एडवांस उनसे एक मीटिंग किए थे और ट्रम्प का स्वेरिंग सेरेमनी का टाइम में एक क्वाड का भी मीटिंग हुआ था, वो क्वाड डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग, उसको भी ऑर्गेनाइज करके आया था वो। तो बाकी जो किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया वो की दूसरी बात है, वो ट्रम्प की मर्जी है, लेकिन ट्रम्प ने उसको इंडिया आज ए कंट्री उनको इन्विटेशन भेजा था, तो इंडिया अपनी तरफ से जयशंकर को रिप्रेजेंट करके वहाँ पर भेजा। और ये जो बाद में एक सोशल मीडिया में फैला कि नहीं वो ट्रम्प जो है ना, ये जो मूर्ख लोग हैं जो उनको जियो पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है। वो ट्रम्प तो इंडियन एम्बेसी को बुलाए थे, हाँ इंडिया को थोड़ा बुलाए थे, और जयशंकर ऐसे जल्दी जाके घुस गए। तो ये बात मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा कि एक एम्बेसी को बुलाएंगे, एम्बेसी इधर आस्किंग द कंट्रीज दिस थिंग्स, ये थोड़े एम्बेसडर चले जाएंगे कंट्री को, प्राइम मिनिस्टर को पूछे बगैर। एक्चुअली द इन्विटेशन एक्सटेंडेड टू द कंट्री भाया द एम्बेसडर और जयशंकर रिप्रेजेंटेड। फिर एक बात चली ये मूर्खों की, ऑल दिस मूर्ख ना नैरेटिव क्रिएटर, कुछ पता नहीं है कुछ ना कुछ बोल के बक के एक वीडियो बनाते हैं। नरेटिव दिया कि जयशंकर ने जब जाके पहुंचे उनको एकदम पूरा कोई पूछा नहीं, कोई नहीं देखा। तो जो वीडियो आता है यूट्यूब में मार के देख लीजिए, ट्रम्प स्वेरिंग इन सेरेमनी, जयशंकर जो बैठा है जिस जगह पे वो ट्रम्प का आंख का सामने है, फ्रंट टू फ्रंट जयशंकर बैठे हैं बस। उसके बाद और एक यह है कि जो मोदी विजिट के अमेरिका, उससे पहले वो फ्रांस विजिट किए थे। फ्रांस में 3 दिन रुके, उसके बाद 1-1.5 दिन अमेरिका में रुके। फ्रांस का टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करूँ नहीं, अभी नहीं करूँगा। फ्रांस का जो AI समिट में गए थे क्या हो, उसका पर एक दूसरा मैं वीडियो बनाऊँगा। और एक नैरेटिव चला कि बाय द वे अमेरिका का जो ये फ्रांस में AI समिट में अमेरिका प्रेसिडेंट JD वेंस भी थे, उनका साथ भी कुछ इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने लिथुआनिया का जो प्रेसिडेंट है उनके साथ भी मोदी साहब ने कुछ बायलैटरल बात किए थे, और मोदी वॉज द कोस्ट, फ्रांस एंड इंडिया वॉज द कोस्ट ऑफ द AI समिट। उसके बाद मोदी पहुंचे अमेरिका रात को, डेड ऑफ नाइट रात को ये। तो उसमें एक नैरेटिव चला कि कोई अमेरिका का कोई सीनियर आदमी उनको रिसीव करने के था नहीं, एकदम पूरा जैसे कि बोला कि कोई चपरासी गया उसको। लेकिन नैरेटिव जो है इतना गलत है, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका का एक ही आदमी, जो एक ही दलित तुलसी गराड, जो उनका अपॉइंटमेंट कंफर्म हुआ था। अमेरिका का अपॉइंटमेंट सिस्टम को मेरे पता होगा, फिर 3-4 मिनट में ले जाऊँगा आपसे। उन्होंने कंफर्म हुआ था, सी वॉज प्रेजेंट टू रिसीव। बाकी कोई मार्क रूबियो या ये जितना भी अभी तक तो काश पटेल ये सब अभी भी हुए हैं, उस टाइम पर अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं हुआ था। उनका अपॉइंटमेंट जो है ना, ये ट्रम्प लिस्ट देते हैं, उनका अपॉइंटमेंट को कंफर्म करते हैं, सीनेट कंफर्म करता है। उस टाइम पर सिर्फ एक ही अपॉइंटमेंट कंफर्म हुआ था, तुलसी गराड, एंड सी वॉज प्रेजेंट टू रिसीव मोदी, और वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस वाज देयर। उसका भी वीडियो भी यूट्यूब में मिल जाएगा। हाँ, ये मूर्ख लोग एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उसके बाद फिर प्रोपेगेंडा क्या गया कि मोदी को लेके कोई एक छोटे मोटे होटल में रखा दिया और कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। जब व्हाइट हाउस में गए, इससे पहले जापान का गए थे, जोर्डान का गए थे, और बेंजामिन नेतन्याहू गए थे, तो उनको इतना ट्रम्प जाके व्हाइट हाउस में उनको पकड़ के उनको कंधे में बैठा के लेके करके लेके गए, जैसे डिस्कशन के लिए।
और मोदी गया तो कोई था नहीं, चपरे जैसा बंदा सब आ जाओ उधर जाओ, इस साइड में जाके उधर घूम जाए, ट्रम्प उधर बैठा हुआ है। गलत चीज है, गलत चीज है। मोदी वॉज केप्ट इन द प्लेयर पैलेस, इट इज ए 7 स्टार होटल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा होटल है, बड़ा होटल है। एंटायर स्टाफ वहाँ पर रुके, 2 दिन वहाँ पर रुके। ट्रम्प का मीटिंग से पहले उन्होंने मोदी एलन मास्क खुद जाके उनसे मिले, अपने बच्चों के साथ मिले। हाँ, देन ऑल उस टाइम पर मार्क जुबेरो का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ, मार्क जुबेरो मिले, तुलसी गराड फिर से मिले। उनका जो जितना अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ उनसे मोदी 1-to-1 बात की। उसके बाद जाके ट्रम्प का साथ मीटिंग हुआ, 4 घंटे का मीटिंग चला। उसके बाद देखे मोदी फॉर द जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी बात करते हैं इंडिया को मिला क्या और क्या लूज हुआ। ट्रम्प बोले कि हम इंडिया का साथ जो टैरिफ जो है जो इंडिया लगाएगा हम वही लगाएंगे, 1-to-1, मतलब तुम भी कम नहीं हम भी कम नहीं, ये है रेसिप्रोकल टैरिफ एक चीज़ है। और बाकी मेजर कुछ चीज़ इंडिया का और को डिफरेंस नहीं था, उनके टैरिफ का डिफरेंस था। दूसरी बात जो है इमिग्रेशन इशू पे उन्होंने शायद ये जो इलीगल इनको चेन डालो, इनको करो, चोर का माफी भेजो, उनका पर्सनली बात हुआ होगा, लेकिन उन्होंने उसको पब्लिक नहीं किया क्योंकि जैसे ट्रम्प जो बोलता है मोदी भी वही सोचता है और मैं भी वही सोचता हूँ, और 90% इंडियन वही सोचते हैं चोरों को वही सजा होना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट वही होना चाहिए। 90% इंडियन ऑफ दैट व्यू, ये नैरेटिव चला के बोलेंगे इंडियन हमारा प्राइड हो गया। अरे चोरों के लिए तुम क्या करो, उनका तो भारत स्वतंत्र देना है, उनका क्या पद्म भूषण देना है, मतलब चोर थे। तो मोदी मतलब ट्रम्प ने जो किया अच्छा किया, उनको प्रेस करना चाहिए, और ट्रम्प को मतलब मोदी को ट्रम्प से सीखना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, आपको ये होना चाहिए। इनको शायद थोड़ा सा मेरा कैमरामैन पूजा को थोड़ा सा छींक दो, उसके बाद शुरू करेंगे, बंद मत करना वीडियो, चलेगा? आगे बढ़ेंगे और 3-4 मिनट 5 मिनट, ओके। उसके बाद तो और जो बड़े टेकअवे है वो वीडियो भी यूट्यूब में अवेलेबल है, सब लोग देख सकते हैं, जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनमें उन्होंने बोला कि तबू राणा जो मुंबई अटैक का 26/11 का जो मेन एक्यूज डेविड हेडली तो मर गया है, कसाब को तो यहाँ पर फांसी में लटका था, और एक बचा था, चलो भाग गया था, पकड़ाने गया था। और वो जब उसने पकड़ा गया, वो अमेरिका का मतलब पाकिस्तान का ये पाकिस्तान आर्मी में था, बाकी ऐसे ही कंट्रोल कर रहा था। उसमें पकड़ा गया था जॉर्जिया में, अमेरिका में, उसको जेल में डाला था। लेकिन फिर भी उस टाइम पर मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट था, यूपीए गवर्नमेंट था, उसने प्रेशर डाल के ओबामा का टाइम में उसको जेल से निकाल के फिर फ्री घूम रहा था, पर उस टाइम पर अमेरिका का सिटीजनशिप ले गया था। तो अभी फिर जब मोदी टाइट लिया, ट्रम्प आ गया तो उसको पकड़ के बोला कि इसको मैं भेजता हूँ, तुम कोर्ट में केस लग रहा था। ट्रम्प बोला कि मैं इसको भेजता हूँ, उसको भी नेक्स्ट जब अगर भेजूंगा 317 एयरक्राफ्ट मैं तो उसमें भेज दूँगा। हाँ, उसको पकड़ के तुम फांसी पे लटको, हमारा से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात किसने पूछा कि बांग्लादेश में ये हो रहा है। उससे पहले बांग्लादेश के बारे में ट्रम्प राष्ट्रपति बनने से पहले एक स्टेटमेंट दे दिया था कि बांग्लादेश का हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो टोटली कंडेमेबल है, हम इसको टोटली कंडेम करते हैं। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछा गया तो ट्रम्प ने खुले ही ऐसे बोला बांग्लादेश से कैसे डील करना है, मतलब इनडायरेक्टली बोला कि यूक्रेन का बारे में हम डील करते हैं, तुम उसमें दिमाग मत डालो। जैसे मोदी पहले बहुत दिमाग डाल रहे थे ना यूक्रेन रशिया में, ट्रम्प ने बोला कि भाई इनडायरेक्टली बोला कि यूक्रेन के मामले में अपने दिमाग मत डालो ना, तुम बांग्लादेश देखो, तुम्हारा देखो, बाकी यूक्रेन का मामला हम पे छोड़ दो। तो मोदी को एक फ्री हैंड दिया, बोले तो बांग्लादेश में क्या करता है करो यार, कौन मना करता है। तो पाकिस्तान को जैसे करके भिखारी कर दिया ना, बांग्लादेश को भिखारी करो ना, कौन मना कर। हम कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक टोटली फ्री हैंड दिया, जो कि ये मूर्खों जो नेगेटिव नैरेटिव चलाते हैं उनको दिमाग में नहीं आएगा।
क्योंकि ये खानदानी मूर्ख है, पैदाइशी मूर्ख है, पैदाइशी मूर्ख है। ये है टेक अवे फ्रॉम द मोदी विजिट बेसिक। बाकी जो है जो टैरिफ वगैरह के बारे में, उसके बारे में मैं थर्ड पार्ट में ये करूँगा। और बाकी जो ये कहते संतोष महापात्र का जो मैं सुन रहा था, उन्होंने टोटली प्रिपेयर में गया था, आए थे। और विवेक पटनायक भी अच्छे ही थे। तो उनको मैं थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा छोटा सा एनालिसिस करूँगा अपनी तरीके से। लेकिन और एक बड़े जो टेक अवे है जिसको मैं लास्ट में बोलूँगा, दैट इज F-35 बम्बर्स। F-35 वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टेला फाइटर है, जो प्रूव्ड है। और ओनली वो फाइटर ओनली इजराइल के पास है और किसी के पास नहीं है। उन्होंने इंडिया को सेकेंड कंट्री के हिसाब से ऑफर कर दिया। इसके बारे में मैं डिटेल्स में आऊँगा, बाद में आऊँगा, अगली वीडियो में आऊँगा, क्यों उसको हमको ज़रूरत है और क्या क्या उसका कंसेंट है। लेकिन ये ऐसे जो अनाउंस कर दिया कि पब्लिक में मैं F-35 दे दूँगा, ये ऐसा नहीं है कि अभी से हुआ। ये 6 महीने से बातचीत चल रहा है, अभी ओनली ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ है। नहीं तो जब मोदी से जाने से पहले बेंगलोर में जो एयर शो हुआ था, उसमें पहली बार F-35 बम्बर ने अपने उड़ान भरा था पब्लिक के लिए। और इजराइल का जो F-35 बम्बर, उन्होंने अपनी एयरफोर्स का कैपेबिलिटी, उनका जो कैपेबिलिटी को प्रूव कर दिया जब ईरान का पर अटैक किया था। 2000 माइल्स जाके उड़ के ईरान को बम्बिंग करके वापस आया। दैट मीन्स दे आर प्रूव द कैपेसिटी। देन एयर शो में रशिया के एक बम्बर 5th जनरेशन स्टेला एयरक्राफ्ट जो है Su-57, वो भी डिस्प्ले हुआ है। लेकिन Su-57 का जो डिस्प्ले हुआ है, Su-57 अभी रशिया का यूक्रेन का जो 3 साल का वार है, उसमें Su-57 को यूज़ नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ा। उसके बारे में हम कंपैरिजन में बाद में आएंगे। और बाकी उसका कंपैरिजन में एक J-20, J-35 चाइनीज़ का जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान का जो जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन वो अभी वो प्रूफ नहीं हुआ है। तो शायद काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं पर मैं वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ। और मेरा कैमरामैन पूजा थोड़ा काम दिखा के हंस रही है और बोले कि जल्दी ख़त्म करो, मेरे को घर जाना है। तो यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो 2-3 दिन के बाद बनाऊँगा और ट्रम्प पार्ट 2 शुरू करूँगा और टैरिफ का और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।